न लेते हुए तो पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रदत्त कार्य या पोर्टफोलियो फाइल या पत्रक या कागज पेंसिल टेस्ट। तो यहाँ पर जो हो जाएगा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित होता है, तो ये पोर्टफोलियो फाइल होता है जिसमें बच्चे का सारा अभिलेख रखा जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इसके बारे में यहाँ विशेषताएं लिखा है पोर्टफोलियो को, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यह अपने काम की क्षमता और कमजोरियों का सतत मूल्यांकन करने में छात्रों के बीच विकास कौशल विकसित करता है। छात्रों को उनके बारे में अधिक जानने के लिए शिक्षकों के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने में जिम्मेदारी लेने में मदद करता है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, माता पिता को अपने बच्चों का प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रदत्त कार्य के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर, और ये कार्यपत्रक और कागज पेंसिल टेस्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। हम चलिए बता देते हैं यहाँ पर प्रदत्त कार्य क्या होता है। यह शिक्षक द्वारा छात्र को एक समय में पूरा करने के लिए सौंपा गया कार्य है। यह शिक्षक की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही हो सकता है कार्यपत्रक। और कार्यपत्रक क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है, यह छात्रों के लिए प्रश्नों या कार्यों की सूचीबद्ध करने वाला एक पत्रक है। और नेक्स्ट दिया गया है कागज पेंसिल टेस्ट क्या होता है। रचनात्मक आकलन के लिए एक भाग के रूप में एक शिक्षक की उपस्थिति में एक परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ये रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो आगे प्रश्न दूसरे पे हम बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ईबीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है प्रारूप तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। और दूसरा दिया गया है यहाँ पर बच्चों को अन्वेषक के क्रियाकलापों में सम्मिलित करना। तीसरा दिया गया है तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। चौथा दिया गया है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के समान की विषयों पर समालोचना करना। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा चौथा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बल देना जो है गलत होता है, निगेटिव वर्ड हो जाता है। यहाँ पर क्रियाकलाप में सम्मिलित करना, ये भी क्रियाकलाप जो आएगा निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर गुणात्मक कौशलों का नहीं, तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न बात पूछा गया था, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह को की पहचान करिए। तो उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, ये आपको बताना है। वाल्मीकि पार्क या दुधवा नेशनल पार्क या बुक्सा पार्क या कार्बेट। तो इसका नाम पूरा होता है जिम कार्बेट। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में फेमस होता है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, जिम कार्बेट के बारे में। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो जिम कार्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट दिया गया है, यह लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया जाता था। तो जो है जिम कार्बेट का नाम पुराना नाम पूछा जाए तो इसका नाम है हेली नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है नैनीताल में। इसकी स्थापना जो है 1936 में किया गया था, ये भी याद रखिए सन। ये हालांकि सन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके यूपी टेट में पूछा जा सकता है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, यह बड़ी संख्या में बाघों को घर होने के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, उद्यान स्वयं 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके पूरे क्षेत्र में पहाड़ियाँ, दलदली अवसाद, नदी के किनारे घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कार्बेट, जिसका नाम पुराना हेली नेशनल पार्क था। और यहाँ पर कुछ जो है नेशनल पार्क दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न में यहाँ से बन सकता है, तो इसको भी याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड। इसका क्या नाम है, प्रमुख नाम क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से इसका प्रसिद्ध है। एक सिंह के लिए पूछा जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो जो है कहाँ पर है, ये असम में है। एक सिंह वाला गेंडे के लिए असम में प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जो है बाघों के लिए एशियाई शेर के नाम से जाना जाता है, ये गुजरात में है। और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, यह रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो है रॉयल टाइगर के यानी टाइगर के स्थान नाम से जाना जाता है। कान्हा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ, दलदल हिरण के लिए नाम से जाना जाता है। रणथौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान में है, ये भी जो है बाघ के लिए जाना जाता है। तो ये रहा पॉइंट, आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर और कुछ दिया गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी कर्नाटक में है बाघ के लिए। और तोड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेंदुआ, बादल वाला तेंदुआ बाघ। अगला दिया गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में ही है, पिग्मी हॉन्ग और जल भैंस के नाम से प्रसिद्ध है। दाचीराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला दिया गया है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो हेमिस जो है लद्दाख में है और सबसे बड़ा भारत का जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी एक पॉइंट बनता है यहाँ से, तो पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है दाचीराम राष्ट्रीय उद्यान
ये जम्मू कश्मीर और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केरल में है, जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब आ गया नेक्स्ट चौथा प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड की प्रमुख फसल है, तो आपको यहाँ पर बताना है मूंगफली है या मक्का है या चावल है या गेहूँ है। तो झारखंड की जो है मुख्य फसल क्या है, तो यहाँ पर 5-4 का उत्तर सही हो जाएगा, चावल। झारखंड की जो है चावल प्रसिद्ध है खेती। चलिए बात करते हैं यहाँ पर झारखंड के बारे में और कुछ। झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। पहला चावल होता है, अन्य देखा जाए तो गेहूँ और मक्का होता है। लघु फसलें में देखा जाए अरहर, उड़द और मूंग, ग्राम, सरसों आदि, ये सब जो है झारखंड की प्रमुख 3 फसलें हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर यहाँ पर लिखा गया है, उससे चुने जो दूसरों से अलग है, झील, पर्वत और तालाब और नदी में से आपको, झरना में से, इन चारों पांचों में से आपको बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है, तालाब, झरना और पर्वत या झील में से। तो यहाँ पर इस 5 का सही उत्तर हो जाएगा पर्वत। बाकी 3 जल का स्रोत है, बाकी ये तीनों ये पहाड़ का स्रोत है। तो यहाँ पर जो है पर्वत जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा हमारे देश में लाया गया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है पत्ता गोभी या टमाटर या मटर या भिंडी। तो 6 का उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर टमाटर जो है दक्षिण अमेरिका और मिर्च से आया था, ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ बारे में दिया गया है सब्जियों के बारे में, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूछा जा सकता है कौन कहाँ किस देश से आया है, और पूछा जाता है यहाँ से अक्सर सीटेट के एग्जाम में। तो दक्षिण अमेरिका में क्या से आया था भारत में, तो टमाटर, आलू और हरी मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से भारत में लाया गया था। यूरोप से कहा आया था, तो यूरोप से गोभी और मटर आया था। और अफ्रीका से कहा आया, तो अफ्रीका से काफ़ी, बीन और ओकरा भिंडी। और भारत का क्या है अपने, ये भी जानते रहिए। भारत का जो है यहाँ से आम है, संतरा है, केला है, फेनुग्रीक है, मेथी, पालक, बैगन और मूली, ये सब भारत का है। और यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया था, हमारे देश के 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर से लगते हैं। तो आपको सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत 2 तरफ से घिरा है, एक अरब सागर से और दूसरी बंगाल की खाड़ी से। तो जो है अरब सागर से कौन सा राज्य लगता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो जो है यहाँ पर 7 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, जो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये जो है अरब सागर से लगने वाले राज्य है। बाकी ये सब जो है बंगाल की खाड़ी से लगने वाली है। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा 7 का। यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ दिया गया है यहाँ पर पॉइंट, तो इसको भी याद रखिए। यहाँ पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। यहाँ पर भारत विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह ऊंचे हिमालय से घिरा है। उत्तर में जो है ऊंचे हिमालय से घिरा है, जैसे नेपाल हिमालय है उत्तरी इलाके में। तो इसके पश्चिम में जो है अरब सागर है, पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर है। और साउथ सागर में, वेस्ट साइड में यहाँ पर पूर्व बंगाल की खाड़ी। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी अरब सागर से साइड से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा जो है अरब सागर से लगने वाले राज्य जान सकते हैं यहाँ पर। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, ये जो है अरब सागर से लगने वाले राज्य हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे हम दिखा देते हैं आपको बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य के बारे में। तो यहाँ से भी देख सकते हैं इसको, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी से लगने वाला है। यहाँ पर मैप में आप भी देख सकते हैं, इस साइड से यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर ये केरला तक जो है ये अरब सागर हो गया। इधर बे ऑफ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक है, केरल है। तो ये सब जो है, और तमिलनाडु दोनों साइड से लग जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों सागर से लगने वाला जो है राज्य तमिलनाडु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप मैप भी पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए निम्न में से उपयोग किए जाने वाले औजार क्या कहलाते हैं। यहाँ पर निम्न में से बताना है आपको, कुरंगे कहलाते हैं या इगले कहलाते हैं या कूटी कहलाते हैं या खुरपी कहलाते हैं। तो कर्नाटक में जो है खेत की मिट्टी नरम करने के लिए क्या कहलाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर खूटी को जो है कहते हैं, इसके कहते हैं खूटी से जो है कर्नाटक में मिट्टी को नरम किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं खूटी किसे कहते हैं। खूटी इस तरह से होती है जो कर्नाटक में प्रयोग किया जाता है। एक तरह डंडी लगा रहता है और इधर जो है लोहे के बने रहता है, इसी से नरम किया जाता है खींच खींच के। और यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट देख सकते हैं, खूटी को खोदने व ढीला करने और नरम बनाने के लिए लोहे की छड़ होती है। और इसे उत्तर भारत में खुरपी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी इलाके में क्या कहते हैं, खुरपी कहते हैं, और कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं, खूटी कहा जाता है, भारतीय दक्षिणी भारत राज्यों में।
तो चलिए बात करते हैं इगले। इगले क्या होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इल्गे इस साइड से होते हैं, यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा है। इल्गे एक जैसे तेज उपकरण है जिसका उपयोग सूखे पत्तों जैसी वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। अपनी उंगलियों को न काटने के लिए सावधान रहना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहाँ इसी तरह से बनते हैं, तो ये देख सकते हैं पल्सूल बोला जाता है, लेकिन इगले इस साइड से होता है। इस तरह स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं कुरंगे। कुरंगे देख सकते हैं इस तरह से होता है हल जैसे। इसे बैल के बीच में हल को हमारे यहाँ पुराने ज़माने में इसे बैलों के बीच में इसे हल बोलते थे, और ये कुरंगे के रूप में जाना जाता है। तो इसे बैल के यहाँ इधर इस साइड एक यहाँ बैल हो जाता था, एक साइड यहाँ यहाँ इस जुए में बन जाता था, और यहाँ से जो है किसान अपना पकड़ के इसे जोतता था। तो जुताई के लिए किया जाता था कुरंगे के प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहार और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों पर, दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के रूप में बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, आपको बताना है यहाँ पर बिहार कहाँ पर पेंटिंग है मधुबनी, ये आपको बताना है, या उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो जो है मधुबनी पेंटिंग जो है फेमस है, ये बिहार का जो है फेमस पेंटिंग है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग के बारे में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मिथिला पेंटिंग मधुबनी कला के नाम से मशहूर है। यह बिहार में इस नाम के जिले से और अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जो है पेंटिंग जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रों में प्रयुक्त रंग आमतौर पर पौधे और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे आप जान सकते हैं मधुबनी पेंटिंग में किस तरह का बनाते हैं। आमतौर पर मधुबनी पेंटिंग के लिए चावल के पाउडर के रंग पेस्ट का उपयोग किया जाता है। चावल के और रंग के उसके अलग अलग तरह से रंग के उसका प्रयोग किया जाता है। महिलाओं आमतौर पर त्योहारों को मनाने के लिए अपने घरों को पेंट करती हैं, और पेंटिंग का विषय प्रकृति से लेकर मिथक तक भिन्न हो सकता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है। महिलाएं त्योहारों को मनाने के लिए अपने घरों की आंतरिक दीवारों और वैवाहिक कक्षों को सजाती हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया। वनवास से राम की वापसी और कृष्ण की गोपियों के साथ खेलना पसंदीदा विषय है। यहाँ पर अगला दिया गया है। इस तरह से होता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग की चित्रकला किस तरह से होता था। यहाँ पर कुछ लेडीज़ जो है यहाँ पर अपना चित्रकारी कर रही हैं, देख सकते हैं इस तस्वीर में। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है। कलाकार अक्सर प्रकृति के दृश्य, प्रचुर मात्रा में फसल, सर्प पूजा की तांत्रिक छवियों, और यहाँ तक कि मशहूर शहर शहर यदि वे किसी एक का दौरा करते हैं के दृश्यों को भी दिखाते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र के 8वें शास्त्रीय विकास लक्ष्य कार्यक्रम के लिए भारतीय लोक चित्रों को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। अगला पॉइंट यहाँ दिया कि जिसके लिए मधुबनी कलाकार सत्यनारायण और मोतीकर्ण ने बाल मृत्यु दर की रोकथाम की सुंदर अभिव्यक्ति की। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, इन्होंने इसे यह दिखाकर दिखाया कि कैसे हाथी और अन्य जानवर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं इस पेंटिंग के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर राज्य और उनकी पारंपरिक कला। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए कौन से चित्र कहाँ पर फेमस है। तो उड़ीसा में जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया था मधुबनी पेंटिंग बिहार के लिए प्रसिद्ध था, तो इसी तरह यहाँ पर राज्य में उड़ीसा राज्य में कौन से कला प्रसिद्ध है, तो पट्टचित्र कला प्रसिद्ध है। राजस्थान में क्या है, तो कावड़ कला, और महाराष्ट्र में वर्ली कला, तमिलनाडु में तंजौर पेंटिंग, पश्चिम बंगाल में झरना पट्टचित्र, आंध्र प्रदेश में कलमकारी पेंटिंग जो है प्रसिद्ध है। ये पूछा गया है एग्जाम में, आंध्र प्रदेश में कौन सी चित्रकारी कलाकृति प्रसिद्ध है, तो कलमकारी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 10 नंबर यहाँ पर पूछा गया था। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ईवीएस के प्रमाणिक और सार्थक अधिगम के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकता है। तो 4 पॉइंट में से आपको बताना है ABCD में से कौन कौन सा सही है इसमें। तो यहाँ पर संरचनात्मक कार्यपत्रक या असंरचनात्मक कार्यपत्रक, या भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, या छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो 10 का सही उत्तर जो है यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर आपको बताना है। ए भी सही है और बी जो है गलत है, असंरचनात्मक वाली बात गलत है। तो यहाँ पर ACD तो तीनों सही हैं, तो ये चौथे ऑप्शन में बन जाएगा ACD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर EVS की विषय वस्तु आपस में संबंधित है, अंतः संबंधित हैं, क्योंकि आपको बताना है EVS का एक स्वरूप एकीकृत है, या EVS का एक स्वरूप विषय पर आधारित है, या EVS का स्वरूप अनुशासनीय है, या EVS का स्वरूप एकल विषय है। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है पहला ही उत्तर हो जाएगा, EVS का स्वरूप एकीकृत है। तो यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन है, या इसलिए पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों का द्वारा पसंद किया जाएगा, जो है आपको बताना है। पाठ्य का स्पष्ट सारांश, एकल कार्यपत्रक, या चित्रकला और शिल्पकला, या गृह कार्य का आकलन। तो 12 नंबर का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला और शिल्पकला के माध्यम से बच्चों को जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा EVS के पाठ्यक्रम का एक उप थीम विषय है। उप थीम बताना है यहाँ पर।
जैसा कि आप जानते हैं थीम 6 होते हैं, 4 उप थीम होते हैं, तो इसमें से कौन उप थीम है ये आपको बताना है 13 नंबर में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है खाद्य पदार्थ, दूसरा रिश्ते, तीसरा आश्रय, चौथा जल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थ से लेना देना नहीं है। ये सब हैं थीम का उप थीम मुख्य थीम का, और ये जो है उप मुख्य है, और ये रिश्ते जो हैं ये उप थीम है यानी गौण है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर ईवीएस के कुछ थीम और उप विषय के बारे में। तो जो है परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये जो है मुख्य विषय है, वो मुख्य थीम है ये 6। और उप थीम क्या है? उप विषय यहाँ पर रिश्ते, कार्य और खेल, जानवर, पौधे, ये जो है उप थीम है 4। तो याद रखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं या तो इस नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? बस, ट्रेन, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। इसमें से आपको बताना है कौन सा भिन्न है, जहाज, साइकिल, रिक्शा या बस, तांगा, या आपको बताना है इसमें से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जहाज। ये तीनों जो है स्थलीय है, और बाकी जहाज जो है ये शिप कहलाता है। तो ये जल मार्ग वाले रास्ते पर चलते हैं, ये तीनों जो है स्थल वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो है भिन्न पूछा गया था, तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेन रेलवे ग्राउंड में चलता है, बस सड़क मार्ग यानी ज़मीन पर चलता है, जहाज जो है जल मार्ग में चलता है। तो इसको ये रहा भिन्न था, और बाकी सब टोंगा भी सड़क पर चलता है, साइकिल भी सड़क पर चलती है, रिक्शा भी सड़क पर चलती है। तो भिन्न पूछा था, तो यहाँ पर जहाज सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। तो इसके बारे में बताना है किस वैज्ञानिक ने किया है मटर पर प्रयोग। तो आपको बताना है जॉर्ज मेस्ट्रल या ग्रेगर जार्मेंडल या चार्ल्स डार्विन या एमएस स्वामीनाथन। तो जो है मटर के पौधे पर प्रयोग करने वाले जो हैं ये ग्रेगर जार्मेंडल ने किया था। इन्होंने 2 तरह के पौधे निकाले थे, एक इस बौने और एक लंबे, इस तरह से था। देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रेगर जॉन मेंडल स्मॉल टी से जो है छोटे पौधे को किए थे, और कैपिटल टी को बड़े यानी लंबे पौधे को किए थे। तो इनका जो है यहाँ पर लिखा गया है, मेंडल ने बगीचे के मटर के कई विपरीत दिखने वाले लक्षणों को इस्तेमाल किया, गोल झुर्रीदार बीज, लंबे छोटे पौधे, सफ़ेद या बैंगनी फूल आदि। इन्होंने विभिन्न विशेषताओं वाले मटर के पौधे के लिए एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा, उनमें संतान पैदा की और लंबी या छोटी संतानों के प्रदर्शित की गणना की। तो इस तरह से था, जैसे देखिए यहाँ पर कैपिटल टी से लंबे पौधे के लिए नाम दिया था इन्होंने, और छोटे बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। तो यहाँ पर और जब देख सकते हैं यहाँ पर इसमें डबल टी जिसमें मिलेगा उसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर लंबे में रखेंगे, और जो इसको बौने में रखेंगे। तो इस तरह से था इनका, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में छात्रों को निम्नलिखित में से किसका अवसर मिलता है? आपको बताना है यहाँ पर परिभाषा सीखने का, या वर्णन करने का, या प्रश्न पूछने का, या अवधारणाओं का कथन देने का। तो यहाँ पर 16 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा दूसरा, वर्णन करने का जो है अवसर मिलना चाहिए बच्चों को, अपने बारे में बताएंगे या कक्षा में वर्ड। इस तरह से यहाँ पर 16 का जो है दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न पूछने के लाभ जो है यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर छात्र कक्षा में सक्रिय होते हैं प्रश्न पूछने से, शिक्षक छात्रों के ज्ञान का आकलन कर सकते हैं, कक्षा छात्र केंद्रित रहती है, या प्रत्येक संदेह को बिना किसी अन्य संदेह के स्पष्ट किया जा सकता है प्रश्न से, व्याख्यान विधि से बचाया जा सकता है। जैसे बच्चा जो पूछेगा प्रश्न तो उसके मन में से डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा, इसलिए प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके ये है प्रश्न पूछने के लाभ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर यहाँ दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। ABCD में से आपको बताना है कौन सा विकल्प सबसे सही है। यहाँ पर किसानों के लिए वृत्तांतों का साझा करना, या किसी खेत में जाना और अवलोकन करना, या अनुकरण के लिए अनुकूलित परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, या कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो यहाँ पर 17 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तीनों A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। कुछ डबल रोटी के लिए कुछ दिन के लिए अगर रख देंगे तो जो है रोटी सड़ जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ABC 3 ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, ये थोड़ा इसमें आपको मिलान करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उल्लू जो है यहाँ पर जीव दिया गया है, यहाँ अभिलाक्षणिक विशेषता दिया गया है। तो उल्लू जो है, उल्लू की आपको बताना है किस तरह से होता है, रेशम का कीट क्या होता है और बाज क्या होता है, स्लॉथ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके आपने उस सही मिलान करके उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है
तो यहाँ पर उल्लू जो है, तो उल्लू पक्षी की जिसके सामने आँखें होती है, आपको हमने दिखाया था पिछली वीडियो में, तो उसको जो है उल्लू की है, पक्षी की जिसकी आँखें सामने होती हैं मनुष्य की भांति। और रेशम का कीट किस तरह होता है, तो रेशम का कीट जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलो यानी 3 किलोमीटर की दूरी से ही अपने रेशम का कीड़ा अपनी मादा को पहचान लेता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और बाज़ जो है, बाज़ हमसे 4 गुना जो है ज़्यादा दूरी देख लेता है, तो ये इसमें आ जाएगा। बाज़ हमसे 4 गुनी दूरी ज़्यादा देख सकने वाला पक्षी होता है। और स्लॉथ ये है जो है दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है और उसी के पेड़ की पत्तियों को खाता है। सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए उतर के जाता है और अपने पूरे जीवन काल में जो है 7 से 8 पेड़ पर रहता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उल्लू जो है पक्षी की तरह देखता है और उल्लू जो है जिसकी आंखें मनुष्य की भांति होती है। रेशम का कीट अपनी मादा के लिए जाना जाता है। बाज हमसे 4 गुना देखता है। स्लॉथ जो है 17 घंटे उलट कर सोता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। आपको बताना है यहाँ पर शिक्षा विद्यार्थियों का व्यस्त रखना, या विद्यार्थियों को सूचना देना, या विद्यार्थियों को विचारों का महत्व देना, या विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर 19 का बेस्ट ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को सूचना देना। यहाँ पर सही हो जाएगा विद्यार्थियों को सूचना देना। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करना, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो दिया गया है विद्यार्थियों को सूचना देना। निम्नलिखित में से पर्यावरण के बारे में शिक्षक के लिए क्या आसान है। तो जब विद्यार्थी को जब बताना होगा आसान, जब बच्चों को हम बताएंगे तभी तो बच्चों के लिए अधिगम सीखेगा और हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आसान पूछा था शिक्षक के लिए, तो दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसलिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चयन कीजिए। सहपाठी आकलन, या पोर्टफोलियो, या प्रदत्त कार्य, या क्रम निर्धारण मापनी। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पहला, सहपाठी आकलन। रचनात्मक आकलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सहपाठी आकलन, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं रचनात्मक आकलन क्या है इसके बारे में। यहाँ पर छात्रों की प्राप्ति में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। रचनात्मक आकलन की विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं। रचनात्मक आकलन की विशेषता क्या क्या होती है, तो यह जो है जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने की में छात्रों को पूरे ज्ञान से में अनुभव का गठन करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, छात्रों अनौपचारिक आधार पर आयोजित किया जाता है। यह निदानात्मक और उपचारात्मक है। यह प्रभावशाली प्रक्रिया के लिए प्रावधान सुनिश्चित करता है। यह छात्रों को उनकी अधिगम में सक्रिय भागीदारी के लिए आधार प्रदान करता है। छात्र शिक्षक और छात्रों को उभरती ज़रूरतों के लिए अपनी कक्षा में अंतःक्रियात्मक रणनीति को समायोजित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो ये रहा रचनात्मक आकलन की विशेषताएं और रचनात्मक आकलन ये रहा, तो जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 दिया गया है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित कार्डों को चुनना है, आपको बताना है। तो केंचुआ जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली और नरम करते हैं, तो ये सही बात है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा की आयु और जल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, ये भी सही है। और केंचुओं खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की सुरक्षा मिलती है। तो खरपतवार नहीं खाते हैं, केंचुआ जो है मिट्टी खाते हैं, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। केंचुओं मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं को मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो ए बी डी सही है, सी जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बी डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, एनसीईआरटी की एक ईवीएस पाठ्यक्रम में कक्षा 5 के अध्याय 21 के माध्यम से मेंडल की कहानी पिता की तरह बेटी को उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से ए कह रहा है कि आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। या दूसरा दिया गया है, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त करता है, वंशानुगत गुणों से बनी है, इसको केंद्रित करना। तीसरा दिया गया है, वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो यहाँ पर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए सी डी, नहीं एक जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा बी सी डी, तो ए वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर दिया गया है, विद्यार्थियों किस प्रकार की ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। तो प्रत्याहान, या विचार विमर्श, या स्मरण, या बल बता देना, स्पष्ट कर देना। तो यहाँ पर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, विचार विमर्श के माध्यम से बच्चों को जो है इसका सही उपयोग सिखाया जा सकता है। प्रत्याहान नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा, ये नहीं, तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा।
चलिए विचार विमर्श के बारे में के विधि के लाभ जान लेते हैं। विचार विमर्श से क्या क्या लाभ होते हैं। यह शिक्षकों और छात्रों के बीच एक विशेष संबंध विकसित करती है। यह विभिन्न दृष्टिकोण से किसी भी विषय के बारे में सभी जानकारी प्रदान करती है बातचीत के माध्यम से। यह शिक्षक को बच्चों और उनकी सीखने की तकनीकों को समझने में अनुमति देती है। यह शिक्षकों को उनके उन क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट जानकारी देती है जहाँ छात्र की समझ की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, यह शिक्षक के लिए विचार विमर्श के बाद शिक्षण की एक उपयुक्त विधि का चयन करना आसान बनाती है। तो ये रहा विचार विमर्श के लाभ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए अध्ययन में प्रभावशाली संसाधन है। चार्ट, किस्से, मॉडल या कार्यपत्रक। तो जो है पर्यावरण में अध्ययन के माध्यम से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बच्चों को किस्से कहानियों के माध्यम से सिखाना जो है। तो यहाँ पर 24 का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है यहाँ पर, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, तो यहाँ पर प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। करेक्ट बात है ये। एक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देने के कार्य करती है, ये कह रहा है सही है। एक छत्ते में केवल नर मक्खियाँ होती हैं, तो नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। और सी कह रहा है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं। नर मक्खी केवल वैसे ही होती हैं जो है नर मधुमक्खियों के बारे में ये गलत स्टेटमेंट है। अगला दिया गया है यहाँ पर, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, तो सही बात होती है, जो श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं। और ई पॉइंट दिया गया है, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, तो ये गलत है। तो जो है सिपाही मच्छी जो होती हैं, जो है श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं, वो जो है कार्य करने के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर केवल A और B और D सही है, बाकी C D गलत है। तो ये CE गलत है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ABD। चलिए बात करते हैं कुछ। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, एक कार यक्स से जो है 7:30 बजे चलता है। यक्स, मान लीजिए एक कार है, कोई यक्स से चलता है और वाई पर 10:30 बजे पहुँचती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, तब कार की औसत चाल आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, तो दूसरा सही हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर व्याख्या है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार की फूलों की सब्जी पसंद आती है। इस कथन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है सही उत्तर हो जाएगा AC सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश के लोग जो है कचनार के फूल की सब्जी खाते हैं, तो ये भी सही है। और जम्मू कश्मीर के लोग जो है केले के पत्ते की सब्जी पसंद नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सब्जी और खाने योग्य भाग जो होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुलाब के जो है क्या है, तो ये फूल खाया जाता है, केला का फूल या फल खाया जाता है, सेब फल खाया जाता है, सरसों के पत्ती और बीज भी खाए जाते हैं, अनार का फल खाया जाता है, कचनार का फूल खाया जाता है, सहजन के फूल और फल दोनों खाए जाते हैं, आम के फल खाए जाते हैं और नींबू के भी फल खाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर दिया गया है यहाँ पर, EVS का स्वरूप निम्नलिखित में से किस कारण से बाल केंद्रित है। तो आपको बताना है यहाँ पर EVS के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण। दूसरा पॉइंट दिया गया है, शिक्षार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास। सी ऑप्शन दिया गया है, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। चौथा दिया गया है, विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित बदलाव। तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। तो जो है 28 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों को नहीं होती। तो यहाँ पर आपको बताना है लद्दाख या पुडुचेरी या छत्तीसगढ़ या मिजोरम। तो क्या पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौथा, नहीं पूछ रहा है तो मिजोरम। तो बाकी ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और पांडुचेरी, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है नहीं है, लेकिन मिजोरम खेती के लिए किया जाता है यहाँ पर, तो सही उत्तर हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, NCERT का EVS का अध्याय 23 पाठ पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। तो आपको बताना है यहाँ पर वास्तविक स्थानों पर या वास्तविक घटनाओं पर या वास्तविक लोग व उनके अनुभव पर या वास्तविक चित्र पर। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, जो है वास्तविक स्थानों के बारे में बात करता है 23 पाठ पोचमपल्ली, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। तो पोचमपल्ली के बारे में जान सकते हैं, यहाँ पर कक्षा 4 का अध्याय जो है 23 पाठ दिया गया है। तेलंगाना में यह पोचमपल्ली पड़ता है, एक स्थान है जिसका मंडल के बारे में यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर
के लिए इसलिए कपड़ा पहनते हैं, यहाँ पर पोचमपल्ली कहलाते हैं। पोचमपल्ली के अध्याय का उद्धरण, वाणी और प्रसाद मुक्तान नामक गांव में रहते हैं। उनका घर हमेशा चमकीले रंग के धागों और बंडलों से भरा रहता है। इनके माता पिता और परिवार में बाकी सभी लोग बुनकर हैं। वे जो बुनाई करते हैं वह बहुत खूबसूरत और ख़ास। मुख्तार गांव तेलंगाना के पोचमपल्ली शहर मंडल में है। इस शहर के अधिकांश परिवार बुनकर हैं, इसलिए वे विशेष कपड़ा बुनते हैं और उसे पोचमपल्ली कहते हैं। तो चलिए ये रहे 30 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।